देख गुड्डन, जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगी तब तक सुनती ही रह जाएगी। तू शांत है, भोली है, उसका सब फ़ायदा उठा रहे हैं और तू सब चुपचाप रहकर बर्दाश्त करती जा रही है। शांति देवी अपनी बेटी से फ़ोन पर बोल रही थी। चाय लेकर आई बहू अनन्या ने फ़ोन रखने के बाद पूछा, फिर कुछ हुआ क्या गुड्डन दीदी के ससुराल में मम्मी जी? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो कंजरों के घर अपनी बेटी ब्याह दी। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बातें सुनाते रहते हैं। कल दोपहर में धूप खिली थी तो उसने देखा शूज़ रैक से सीलन की बू आ रही थी तो उसे उठाकर बालकनी में रख दिया। फिर काम के बीच ध्यान न रहा तो अचानक आई बारिश से सारे जूते चप्पल भीग गए। फिर क्या था, ज़बरदस्त सुनाया सबने उसे। अरे भूल तो किसी से भी हो सकती है, तो क्या सब मिलकर बोलना शुरू कर देंगे? मम्मी जी, पर सोचिए, सबके जूते चप्पल भीग गए होंगे तो परेशानी तो आई होगी ना। लेदर वाले तो ख़राब भी हो गए होंगे, तो क्या उसे सुना देने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ठीक तो नहीं होगा, पर यह इंसानी प्रवृत्ति है मम्मी जी। कुछ ख़राब होता है तो इंसान के मुंह से कुछ न कुछ निकल ही जाता है, यह जानकर भी कि वह चीज़ अब सुधारी नहीं जा सकती। पर मुझे पता है गुड्डन दीदी थोड़ी ज़्यादा भावुक और कम बोलने वाली है ना, इसीलिए उन्हें दुख ज़्यादा हो जाता है। उस पर से अभी ज़्यादा समय भी तो नहीं हुआ है ना उन्हें ससुराल में। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि जवाब देना सीख, वरना सब तुझे ज़िंदगी भर यूं ही दबाते रहेंगे और तू बैठकर सुनती रहना। लेकिन मम्मी जी, आपको लगता है कि पलटकर बोलने से या जवाब दे देने से कोई भी मामला सुलझ सकता है? मतलब यही कि आपने कभी सुना है लड़ाई के मैदान में कोई भी फैसला या समझौता हुआ है? किसी भी निर्णय को लेने के लिए इंसान को आमने सामने बैठकर बात करनी पड़ती है। समझौते टेबलों पर ही हुआ करते हैं, लड़ाई के मैदान में नहीं। लड़ाई, टेबल, मैदान, ये सब क्या बोल रही है? अभी मेरी सोचने समझने की शक्ति उतनी काम नहीं कर रही है। पहेली ना बुझा, सीधे सीधे बोल क्या कहना चाहती है। मैं यही कह रही हूँ कि न आपकी सलाह सही है कि जवाब दे दो या लड़ लो, और ना ही गुड्डन दीदी का चुप रहकर सुन लेना। आप दोनों गलत हैं। तो सही क्या है यह भी तो बता दो हकीम लुकमान साहब। इस बात पर अनन्या खिलखिलाकर हंस दी। अभी आपका मिजाज गर्म है ना मम्मी जी, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आराम से बताऊंगी। अभी मैं जतिन को ले आऊँ, बस गेट पर आने ही वाली होगी। 2 दिन बाद डस्टिंग कर रही अनन्या का हाथ डाइनिंग टेबल के ऊपर लगे तस्वीर से लगा और फूलों वाली वह खूबसूरत 3D पेंटिंग जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन के बाद घूमती नज़र आती थी नीचे गिरी और चकनाचूर हो गई। आवाज़ सुनकर सारे दौड़ आए। हे भगवान, इतनी सुंदर पेंटिंग तुमने गिराकर तोड़ दी बहू, सासू माँ बोल पड़ी। यह तो पापा के एक बिजनेसमैन फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट की थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। पापा को इतनी अजीज़ इस अनमोल तस्वीर को तुम्हें संभाल कर हैंडल करना चाहिए था। अनन्या के पति ने भी नाराज़गी जताई। सॉरी मम्मी, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। पापा जी आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मेरा बच्चा जतिन इसी पेंटिंग को देख देख कर खाना खाता था, वह भी कितना दुखी होगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए ललित। सॉरी जतिन। अनन्या सच में बहुत दुखी थी। 6 साल का जतिन दौड़ता हुआ आया और नीचे बैठी हुई माँ की एक उंगली पकड़कर बोला, मम्मा आपको तो ब्लड निकल आया है, चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं खाना खा लूँगा। आपने सॉरी तो बोला ना। पेंटिंग के कांच का एक छोटा सा टुकड़ा अनन्या की उंगली पर भी लगा था, जिससे हल्का सा खून निकल आया था। अब सासू माँ और पति का ध्यान भी उंगली पर गया। वैसे भी उसके अफसोस और माफ़ी से अब सब सामान्य हो चुके थे और अब सबका ध्यान उसकी चोट पर चला गया था। शहर से बाहर किसी मित्र के घर गए हुए पापा जी वापस लौटे तो अनन्या ने ही उदासी के साथ उन्हें यह सूचना दी। सारी बात बताकर बोली,
पापा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। 2 मिनट चुप रहने के बाद वह बोले, देखो बहू, जानकर तो मुझे भी एक बार तुम्हारी लापरवाही पर गुस्सा आया और अपने स्वर्गीय मित्र की दी हुई अंतिम भेंट को खोने का दुख भी हुआ, पर तुमने अपनी गलती मान ली और अफसोस जता दिया, तो इसके आगे क्या बचता है। व्यर्थ का विषाद मन में रखने से और बहस करने से चीज़ वापस तो नहीं आ सकती ना। कुछ दिन बाद सासू माँ फिर गुड्डन से बात कर रही थी और उसे जवाब देने के लिए उकसा रही थी। अनन्या ने उनसे फ़ोन ले लिया झट से। गुड्डन दीदी, एक बात पूछूं आपसे, जब गलतियां होती हैं क्या उसके बाद आप अफसोस जाहिर करते हो कि सच में आपसे गलती हुई है और फिर माफ़ी मांगते हो? नहीं भाभी, आपको तो पता है ना, कोई मुझे सुनाता है तो मुझे चुप हो जाने की आदत है, तो बदल लीजिए दीदी इस आदत को। आपके चुप रह जाने से शायद उन्हें यह लगता होगा कि आप गलतियां भी करती हो और आपको अफसोस भी नहीं होता और आप सॉरी भी नहीं बोलती हो। सॉरी बोलने और अफसोस जताने से क्या हो जाएगा भाभी? यह लोग तो इतना बोलते हैं कि शायद ही इन पर सॉरी का कोई असर हो। आप एक बार बोलकर तो देखो दीदी सॉरी। सॉरी को ऐसे ही मैजिकल वर्ड नहीं बोला गया है। आप देखना 100% असर होगा। ज़्यादातर लोग सामने वाले की गलती पर इसीलिए लगातार बोलते हैं ताकि उन्हें एहसास दिलाया जा सके कि उनसे गलती हुई है और वह उसकी पुनरावृत्ति ना करे। पर अगर गलती करने वाला पहले ही खुद को बजाय सही सिद्ध करने या लड़ने के गलती मान ले तो फिर विवाद के लिए बचेगा ही क्या। यही नहीं, चुप रहकर जो आपके अंदर दर्द चलता है वह भी रुक जाएगा और आप खुद को हल्का और शांति महसूस करेंगे। सॉरी बोलने के बाद आप एक बार कोशिश तो करो दीदी। 1 हफ्ते बाद फ़ोन पर बात करती सासू माँ ने मुस्कुराते हुए अनन्या से कहा, बहू, गुड्डन कह रही है भाभी को भी बता देना कि उनकी सॉरी काम कर गई। सच है ना दोस्तों, हम अपने बच्चों को तो मैजिकल वर्ड सॉरी बोलना सिखाते हैं, पर जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो अपने आइडियल और निरर्थक अहम को ढोने के चक्कर में सॉरी का प्रयोग नहीं करते। अगर करें तो 100 में से 70 मामले यूं ही निपट जाएं और बात बढ़े ही ना, रिश्ते भी ना बिगड़े और खुद के अंदर भी एक सुकून का एहसास हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।